साल 2005 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ भारत आए। भारत दौरे के एक हिस्से में उनकी और तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की मुलाकात होनी थी। नायर कलाम के सचिव थे। मुलाकात से एक दिन पहले नायर कलाम से मिले और उन्होंने चेताया, सर मुशर्रफ जरूर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। कलाम ने नायर से कहा, चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। अगले रोज मुशर्रफ और उनका काफिला राष्ट्रपति भवन पहुंचा। कलाम ने उनका स्वागत किया और मेज पर उनके ठीक बगल में बैठे भी। नायर ये सब देख रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि मुशर्रफ किसी भी वक्त कश्मीर के बारे में कुछ कह देंगे और तब न जाने कलाम उनको क्या जवाब देंगे। लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही कलाम ने बोलना शुरू कर दिया और ग्रामीण विकास के कार्यक्रम पर मुशर्रफ को पूरे 26 मिनट तक लेक्चर देते रहे। लेक्चर खत्म हुआ, इतने में मीटिंग का 30 मिनट का समय खत्म हो गया। मुशर्रफ धन्यवाद कहकर वापस लौट गए। कश्मीर क्या, कलाम ने उन्हें कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। नायर बताते हैं, उस रोज मैंने अपनी डायरी में लिखा, वैज्ञानिक कूटनीतिक भी हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख। आज 27 जुलाई की तारीख है, यानी डॉक्टर कलाम की पुण्यतिथि। साल 2015 में इसी रोज एक लेक्चर के दौरान दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। जो काम सबसे पसंद करते थे, पढ़ाना लिखाना, वही करते हुए ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुलाया। किस्मत वाले लोग होते हैं। इस मौके पर चलिए डॉक्टर कलाम की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से आपसे साझा करते हैं। पहला किस्सा है साल 1970 का। ग्वालियर के पास टेकानपुर स्थित बीएसएफ एकेडमी के परेड ग्राउंड में कुछ वीआईपी लोग इकट्ठा हुए थे। एक मौका खास था। वहां मैदान पर 2 रॉकेट लॉन्चर रखे हुए थे जिनसे 2 रॉकेट्स लॉन्च किए जाने थे। इन रॉकेट्स की पहली टेस्टिंग थी। एक छोटे से समारोह के बाद काउंटडाउन शुरू हुआ। 10 से लेकर गिनती 1 तक पहुंची और रॉकेट उड़ान भरने के बजाय लॉन्चर से धुआं निकलने लगा। मानो ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह ने उनके फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हों। कोई गेंडा स्वामी इस बात पर चौंकता, उससे पहले ही रॉकेट में आग लग गई। पास में लगा दूसरा लॉन्चर भी आग के जद में आया और दोनों जलकर राख हो गए। उशिनूर मजूमदार की पेंगुइन से प्रकाशित हुई किताब इंडिया सीक्रेट वॉर, बीएसएफ एंड 9 months टू द बर्थ ऑफ बांग्लादेश में इस किस्से का जिक्र है। मजूमदार बताते हैं, जो रॉकेट लॉन्च नहीं हो पाया उसे बनाने में 2 लोगों का बड़ा योगदान था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर विक्रम साराभाई। साराभाई तब इसरो के हेड हुआ करते थे और डॉक्टर कलाम भी रॉकेट इंजीनियरिंग से जुड़े काम कर रहे थे। इसके अलावा 2 और दिग्गजों का नाम इस रॉकेट से जुड़ा। इनमें से एक थे के.एफ. रुस्तम जी, भारत के एकमात्र पुलिस ऑफिसर जिन्हें पद्म विभूषण के सम्मान से नवाजा गया, और दूसरे थे RNAW के संस्थापक RN काव। काव की एंट्री इस किस्से में थोड़ा बाद में होती है। पहले जानिए रुस्तम जी का इस कहानी में क्या रोल था। 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, सीमा की सुरक्षा के लिए एक विशेष सीमा सुरक्षा बल की जरूरत महसूस हुई। इस काम की जिम्मेदारी के.एफ. रुस्तम जी को दी गई। कुल 25 बटालियंस को मिलाकर गठन हुआ सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का। गठन हो गया। बीएसएफ के लिए बजट में अलग से फंड भी दे दिया गया। लेकिन एक चीज जो रुस्तम जी चाहते थे वो उन्हें सरकार से नहीं मिली। रुस्तम जी बीएसएफ के लिए बाहर से रेडियो उपकरण और हथियार आयात करना चाहते थे, लेकिन चूंकि फॉरेन एक्सचेंज का क्रंच था, सरकार ने कुछ भी आयात करने की इजाजत नहीं दी। डॉलर्स तब हमारे पास उतने होते नहीं थे जितने आज हैं। तब रुस्तम जी ने तय किया कि ये सभी चीजें वो बीएसएफ में ही तैयार करवा लेंगे इन हाउस। बीएसएफ में एक टेक्निकल विंग की शुरुआत की गई। सबसे पहले यहाँ एक इंडिया मेड रेडियो बनाया गया। इस काम में भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के पुरोधा डॉक्टर साराभाई ने मदद की। यह काम तो आसानी से फिर भी हो गया, लेकिन असली दिक्कत थी हथियारों की। रुस्तम जी को खास तौर से बम और रॉकेट्स की जरूरत थी। बीएसएफ के पास आर्टिलरी के नाम पे 2 इंच यानी 51 mm और 3 इंच यानी 81 mm कैलिबर के मोर्टार्स थे। दिक्कत ये थी कि दोनों वर्ल्ड वॉर सेकेंड के जमाने के हथियार थे, बड़े पुराने। भारतीय फौज के पास 3 इंच का एक उन्नत किस्म का मोर्टार भी था, लेकिन बीएसएफ को उसकी डिलीवरी नहीं होती थी। रुस्तम जी चाहते थे कि उनके पास अपना खुद का स्टॉक हो, इसलिए ग्वालियर के पास टेकानपुर में एक एकेडमी बनाई गई और वहां बम और मोर्टार बनाने का काम शुरू हुआ। इसके बाद बारी आई हैवी आर्टिलरी यानी रॉकेट्स की। इसके लिए सीआरपीएफ के एक डिप्टी कमांडेंट जीपी भटनागर को लाया गया। भटनागर इससे पहले इंडियन आर्मी में रह चुके थे, कोर ऑफ आर्टिलरी में, और वहां उन्हें तोपखाने को ऑपरेट करने का बढ़िया अनुभव हुआ था। साल 1969 में रुस्तम जी ने भटनागर को त्रिवेंद्रम स्पेस रिसर्च सेंटर भेजा। यहाँ भटनागर डॉक्टर विक्रम साराभाई से मिले और उनसे वेपन डेवलपमेंट के लिए मदद मांगी। साराभाई तैयार भी हुए। मजूमदार अपनी किताब में लिखते हैं, डॉक्टर साराभाई और डॉक्टर कलाम ने बीएसएफ का पहला रॉकेट बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बीएसएफ एकेडमी के टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स को बिट्स मेसरा और पिलानी में रॉकेट साइंस की पढ़ाई करने भेजा। शुरुआती रॉकेट एल्युमिनियम के बने थे और उनमें एक सॉलिड प्रोपेलेंट का इस्तेमाल होता था।
मजूमदार आगे लिखते हैं, इन रॉकेट्स की शुरुआती टेस्टिंग टेकानपुर की बीएसएफ एकेडमी के परेड ग्राउंड में होती थी, ताकि अगर रॉकेट अपनी दिशा से भटके भी तो पास से झील में गिर जाए, दूसरे को नुकसान ना करे। जब रॉकेट की ठीक ठाक टेस्टिंग हो गई, एक रोज परीक्षण के लिए सभी वीआईपीज को बुलाया गया। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल रुस्तम जी भी मौजूद थे और उनके साथ एक और खास गेस्ट भी वहां मौजूद थे, आरएन काव। काव के डर की वजह से तो नहीं कह सकते, लेकिन हुआ यही कि रॉकेट्स ने उस रोज उड़ने से इनकार कर दिया। काव का डर क्या है, आप अगर उनका नाम गूगल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रॉकेट बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहे जीपी भटनागर भी वहीं खड़े थे। रॉकेट की असफलता देखकर उन्हें काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। टेस्टिंग के बाद एक आफ्टर पार्टी भी रखी थी, भटनागर उसमें भी शामिल नहीं हुए और सीधे घर चले गए। रुस्तम जी को जब एहसास हुआ कि भटनागर वहाँ नहीं है, उन्होंने एक ऑफिसर को उनके घर भेजा और कहा कि साहब को लेके आओ, पार्टी में होता है। इसके बाद क्या हुआ, भटनागर आते ही जाम पर जाम चढ़ाने लगे, अफसोस में थे। दोपहर में मिली असफलता को शराब के नशे में डुबाने की कोशिश कर रहे भटनागर को एहसास हुआ कि उनके पीछे दो लोग खड़े हैं। इतने में एक तरफ से आकर आरएन काव उनकी बगल में बैठे और दूसरी तरफ रुस्तम जी आकर बैठे। रुस्तम जी ने पूछा, भटनागर क्या कर रहे हो? सॉरी सर, रॉकेट फेल हो गया, भटनागर साहब ने जवाब दिया। इतने में दूसरी तरफ बैठे काव ने भटनागर से एक अजीब सवाल पूछा। काव बोले, ये बताओ खुसरो ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? खुसरो रुस्तम जी का फर्स्ट नेम था और काव उन्हें इसी नाम से बुलाते थे। बहरहाल सवाल सुनकर भटनागर ने जवाब दिया, सर कुछ लाख रुपए लगे होंगे। इस पर काव ने एक और सवाल पूछते हुए कहा कि क्या तुम्हें पता है अपोलो मिशन पर कितना खर्च हुआ है? काव अमेरिकी स्पेस प्रोग्राम की बात कर रहे थे। इस सवाल का जवाब देते हुए भटनागर बोले कि सर करोड़ों में हुआ होगा, लेकिन क्यों पूछ रहे हैं आप? तब काव ने भटनागर को समझाते हुए बताया, तुमने इसका 1% भी खर्च नहीं किया है। जब अपोलो मिशन फेल हो सकता है, अपोलो 13 आप याद कीजिए भयानक रूप से फेल हुआ था, तो तुम क्यों फेल नहीं हो सकते? इतने वीआईपी लोगों के सामने तुम्हें टेस्ट किया, यही बड़ी बात है। अपने काम में लगे रहो, जरूर सफल हो जाओगे। काव के कहे का ऐसा असर हुआ कि जीपी भटनागर दोबारा काम में जुटे। डॉक्टर कलाम से मदद लेकर उन्होंने बेहतर डिजाइन बनाया और जल्दी बीएसएफ के पहले रॉकेट का परीक्षण करने में सफल भी हुए। साल 1970 में पोखरण में इस रॉकेट का फाइनल टेस्ट हुआ और तब इसकी क्षमता इतनी हो गई कि 20 किलोमीटर तक हमला कर सकता था। कहाँ फ्यूज हो रहा था, अभी 20 किलोमीटर जाने लगा। इन रॉकेट्स की बदौलत 1971 के युद्ध में बीएसएफ ने बड़ा योगदान दिया और खुद जीपी भटनागर ने डेरा बाबा नायक की लड़ाई में हिस्सा भी लिया। सिर्फ 6 साल पुरानी बीएसएफ ने 1971 की बैटल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत की जीत में एक अहम कारक रही है फोर्स। बहरहाल इसके बाद एक और किस्सा सुनिए, जब डॉक्टर कलाम और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली मुलाकात हुई। हुआ यूं कि 1996 में पीवी नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्री ऑफिस से रुखसती हुई। उन्होंने आने वाले प्रधानमंत्री को एक पर्चा पकड़ाया जिसमें लिखा था, कलाम से मिलिए। कौन कलाम? अटल किसी कलाम को तब जानते नहीं थे। फिर उन्हें पता चला कि डीआरडीओ के हेड हैं कोई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी बात हो रही है। उन्होंने कलाम को मिलने के लिए बुलाया कि अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर लिख के जा रहे हैं कि इनको मिलना, तो मिलता हूं। इस बात का जिक्र वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे अरुण शौरी ने एक लिटरेचर फेस्टिवल में किया था। शौरी बताते हैं, वाजपेयी ने डॉक्टर कलाम को नरसिम्हा राव के दिए पर्चे के बारे में बताया। तब कलाम ने उन्हें बताया कि ये न्यूक्लियर परीक्षण के बारे में है। उन्होंने वाजपेयी को बताया कि राव न्यूक्लियर टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन फिर ऐन मौके पर वो अमेरिकी प्रेशर के आगे झुक गए। इस पर अटल ने कलाम से पूछा, हम कितने दिन में टेस्ट कर सकते हैं? कलाम ने जवाब दिया, साहब 1 महीना। वाजपेयी ने कलाम से तैयारी शुरू करने को कहा, लेकिन उससे पहले ही वाजपेयी की 13 दिन की सरकार गिर गई। इसके बाद मार्च 1998 में वाजपेयी दोबारा सत्ता में आए और 2 महीने के अंदर अंदर भारत ने परमाणु परीक्षण किया। इसी के साथ तारीख का ये एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं, डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि के साथ। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। पटना में 29 जुलाई की शाम 4 बजे जमेगा लल्लन टॉप अड्डा, कतई पढ़ाई वाला। हम होंगे और होंगे धांसू गुरुजी, मसलन अवध ओझा। अन अकेडमी और लल्लन टॉप आपके लिए अड्डा लेकर आ रहा है। अगर आप इसमें हिस्सेदार बनना चाहते हैं, यूपीएससी कलेक्टरी का ख्वाब पाले हैं या और भी जीवन से जुड़े कोई प्रश्न है, तो आ जाइए। ये अवसर है हमारे और आपके संवाद का। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में मिल जाएगी।